नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव में मिली हार को भुला नहीं पा रही है। उम्मीद थी 48 लोकसभा सीटों में से 40 पार करने की, 40 तो पहुंचना दूर 17 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी और उनके गठबंधन जो दल है वो। अब रह करके हार का जो बात है वो निकलती रहती है और ऐसे में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और लोकसभा चुनाव में मिले हार को उन्होंने किस तरीके से बताया है लोगों को, अब वो भी सुनिए। महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार ने अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने प्याज के निर्यात पर लगे बैन का मसला जो है उठाया है। जो आपको बता दें कि जो एनसीपी प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, वो बीजेपी की नीति जो गठबंधन और लोकसभा चुनाव में जो राज्य की प्याज की पैदावार वाले क्षेत्रों में जो नुकसान उठाना पड़ा उसके बारे में बोला है, क्योंकि वहां के लोग प्याज के जो निर्यात है उस प्रतिबंध से नाराज थी, ये सभी को पता है। और अब एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने नासिक के जिले में एक जनसभा में कहा कि ये आपका अधिकार है और मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने में हम पीछे रह गए। महायुति यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी सत्तारूढ़ गठबंधन में है और हमने वो नहीं कर पाए जो आप चाह रहे थे और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये बात अजीत पवार कह रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं। हालांकि एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार, उन्होंने कहा कि आपने जो मतदाता है हमें नासिक क्षेत्र में, अहमदनगर, पुणे और सोलापुर क्षेत्रों में हराया, जहां भी प्याज की पैदावार होती है और हमें हार का सामना करना पड़ा। अब हमें इसका एहसास हो गया है। तो जो सवाल है यहाँ पर कि जो अभी कह रहे हैं अजीत पवार, क्या लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बीच ये मुद्दा उठा था, तो क्या बीजेपी के नेताओं को इस बात का एहसास नहीं था कि वहां के लोग नाराज हैं, वहां के किसान नाराज हैं और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है? या फिर ये बातें अभी इसीलिए कही जा रही हैं ताकि वहां के लोग जो हैं उनको एहसास दिलाया जा सके कि हम आपकी बात समझ रहे हैं, आपके जो दुख है उसको हम समझ रहे हैं और किसी भी तरीके से एक समन्वय जो है वो कायम किया जाए। क्या इसीलिए ये बातें कही जा रही हैं? कई सारे जो है वो इसके अर्थ निकलते हैं, क्योंकि प्याज का मसला एक ऐसा मसला है कि जब नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर रैली कर रहे थे, उस दौरान भी तमाम नेताओं के बीच ये खबर पहुंची थी कि वहां प्याज की वजह से जो नाराजगी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर अगर ये बात ये जान रहे थे तो अनसुनी क्यों की गई, या कौन सी ऐसी मजबूरी रही जिसकी वजह से जो है वो जो चाह रहे थे किसान वो नहीं कर पाए और अब हारने के बाद दोबारा वहां जाकर के जो समन्वय बनाने की जो बात कह रहा था मैं, कि समन्वय बनाने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं, क्योंकि प्याज का मसला कितना गंभीर था और कितने जोर शोर से उठाया गया ये सभी को पता है। अब उसके बावजूद भी अगर नेताओं के कान पे जू नहीं रहेंगी तो फिर उसका खामियाजा तो भुगतना ही था और इसीलिए विधानसभा चुनाव में कहीं नुकसान ना हो और महायुति ये बात समझ रही है, इसलिए क्या पता अजीत पवार समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा के चुनाव में जो सत्ता और महायुति में शामिल दलों का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा, सभी को पता है। और महायुति ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कुल 48 में से केवल 17 सीटें जीती और अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी है वो लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीत करके आई है। बीजेपी को यहाँ 9 सीटों पर जीत मिली, तो एकनाथ शिंदे जो है पक्ष, उनको गुट है, उनको 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी 30 सीटों पर जीत हासिल करके उन्होंने बढ़त बना ली है। अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और निर्यात शुल्क में भारी इजाफे ने प्याज के निर्यात को काफी हद तक प्रभावित किया। केंद्र ने मई में राज्य के प्याज की पैदावार वाले क्षेत्र में मतदान से कुछ दिन पहले प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था। अजीत पवार ने विपक्षी दलों के इस दावे की भी आलोचना की कि अलग अलग बड़ी परियोजनाओं को महाराष्ट्र से बाहर जो है वो भेजा गया, स्थानांतरित किया गया। इस बात का भी उन्होंने खंडन किया है। लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव में हो चुका है, जो बीत चुका है, अब उसको दोहरा के कोई फायदा नहीं है और ऐसे में यही है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश की जा रही है कि लोगों से मिला जाए, जो नाराज हैं किसान हैं उनसे बात की जाए। और साथ ही साथ जो स्कीम है, जैसे मैं पहले ही बताया कि महाराष्ट्र में जो मानसून सत्र के दौरान बजट पेश किया गया उसमें जो स्कीम है उसकी तरफ से भी कई सारी जो प्रचार प्रसार है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये जो मैंने बातें बताई इसमें कुल मिलाकर जो है ये इतना समझ में आ रहा है कि महायुति के बड़े नेता भी समझ रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है, हालांकि उस समय भी समझ रहे होंगे। अब गठबंधन के बाकी नेताओं के आगे नहीं चली या बात ठीक से नहीं रख पाए वो अलग बात है।
अब महाराष्ट्र की मायावती सरकार ने अब अपनी जो बजट है, लाडली बहन योजना की घोषणा तो की थी, जैसे मैंने बताया आपको। अब इसमें हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वहीं झारखंड में भी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें हर साल 12,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार की घोषणा के ठीक बाद हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने झारखंड सरकार की खिंचाई की और इसे लाडली जो लड़की बहन योजना है महाराष्ट्र की, उनकी नकल बताया है। अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर जो है एक पोस्ट शेयर किया, इसमें लिखा है कि महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि झारखंड में महाविकास अघाड़ी की साझेदार लड़की बहन योजना की नकल की है। मजबूत अर्थव्यवस्था और राजस्व के मामले में महाराष्ट्र भारत के शीर्ष राज्यों में एक है। हम इस योजना को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि झारखंड में इस योजना को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए और कैसे कायम रखा जाए। आपको बता दें कि जो ये योजना है, इसको लेकर जो डिप्टी सीएम उन्होंने कटाक्ष की तरह से किया है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में इस वर्ष चुनाव कराए जाने हैं। अब महाराष्ट्र में योजना की घोषणा हुई तो एमवीए के घटक दलों जैसे एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी है, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने इसकी जमकर आलोचना की और दावा किया कि ऐसा चुनाव को देखते हुए किया गया है। गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या 1500 रुपए में घर चलता है। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि ये चुनावी जुमला है। वहीं दूसरी झारखंड में एमवीए के सहयोगी दलों की सरकार ने ठीक ऐसी ही योजना शुरू कर दी, जिसके बाद महायुति ने पलटवार कर दिया है। तो कुल मिलाकर के जो है वो योजनाओं के बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। और बता दें कि चंपई सोरेन ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन जो योजना है, उसका नाम बता रहा हूँ, की घोषणा की थी, जिसमें 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की वादा किया गया था। हालांकि हेमंत सोरेन के पद संभालने के बाद मैया सम्मान योजना की घोषणा की गई है। अब इस घोषणा से जो है कितना लाभ मिलता है कितना नहीं मिलता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा कि लाडली बहन योजना से बीजेपी को फायदा मिला लोकसभा चुनावों में, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी, अब वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी जो महायुति के नेता हैं वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और इसीलिए लोकसभा में मिली हार के बाद जब मानसून सत्र शुरू हुआ, जब बजट पेश किया गया, तो उसमें लाडली बहन योजना को जो है जोर शोर से सामने रखा गया और महाराष्ट्र में लागू करने की बात कही गई। हालांकि विपक्ष ने इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए, लेकिन और बजट को चुनावी बजट बताया, लेकिन सबके बीच जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार है वो सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं। ये जो स्कीम है, इसकी बदौलत कैसे महाराष्ट्र के इंटीरियर में जो गांव खेड़े हैं वहां तक पहुंचा जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए और जो वोट उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, नहीं मिले, उनको अपने पक्ष में लाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कवायद जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मायावती की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।